हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारी कम्युनिकेशन यूनिट है उसके कुछ बेसिक्स कवर कर लिए थे कि क्या होता है कम्युनिकेशन और इसका प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने कवर किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं इस यूनिट में वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये इसको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए फर्क नहीं पड़ता है कि ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको ना बेसिकली इन सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। ये जो जो भी टर्म्स हैं, इनका जो मीनिंग है वो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए। हम अगर हमें सारे टर्म्स का मीनिंग क्लियर होगा ना, तो एग्जाम में हमें कितना भी घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछते नहीं है। तो अगर वो घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में क्या है ना, कम्युनिकेशन वाली में, कि हमें अगर टर्म्स क्लियर है ना तो हमारा आधा काम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में नहीं रहना है। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खासकर कम्युनिकेशन जो यूनिट है इसमें आपके जो टर्म्स है ना वो इंग्लिश में ही है और आपको समझ भी इंग्लिश में ही आएंगे। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स समझेंगे तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मल तरीके से हो सकता है, एक इनफॉर्मल तरीके से हो सकता है। ठीक है, फॉर्मल तरीका क्या होगा कि जब हम किसी को मेल करते हैं तो मेल एक फॉर्मल तरीका हुआ, है ना। और इनफॉर्मल तरीका क्या क्या होता है, जो ऐसे ही जो रैंडम बातचीत होती है ना, जो इधर उधर की जो गॉसिप्स होती हैं, वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मल तरीके का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब हम स्कूल टाइम में थे तब हम जो एप्लीकेशन लिखते थे ना टीचर को, जो लीव के लिए या अर्जेंट वर्क के लिए, है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर ऐसा सीक्वेंस होता था कि पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद हमें सब्जेक्ट डालना है ना। तो ये हो गया एक फॉर्मल तरीका। और जब बच्चे ऐसे ही जाके ऑफिस में टीचर से जब बात कर लेते थे कि मैम हमें कल मैं नहीं आ सकती, है ना, तो उसको कह देंगे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि उसने बहुत इनफॉर्मल तरीके से अपनी बात कह दी, है ना। और फॉर्मल तरीका क्या हुआ कि उसने प्रॉपर अच्छी लैंग्वेज का यूज करके वो जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे पेज में लिख के और सही तरीके को फॉलो करके प्रिंसिपल को दिया, है ना। या फिर हम जो सीवी सेंड करते हैं ना कहीं पे किसी कंपनी में, तो ये एक फॉर्मल तरीका हुआ कम्युनिकेट करने का। तो किसी भी कंपनी में ना, अब देखिए फॉर्मल तरीका भी होता है और इनफॉर्मल तरीका भी होता है, लेकिन वो बात कि क्या कही जा रही है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको फॉर्मल कहेंगे या इनफॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो या डायरेक्शन। ठीक है, कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मतलब वो किस तरीके का, जैसे ऐसे बनता है या ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। ठीक है, इनमें से कौन सी वाली डायरेक्शन बन रही है कम्युनिकेशन की। जैसे कि अगर कोई कंपनी का हेड है या जैसे सीईओ है, ठीक है, तो सीईओ को अगर अपने एम्प्लॉयज को कुछ बात बतानी है ना, जो उसके जो एम्प्लॉयज है नीचे जो सबसे लोअर डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले हैं, तो ये सीईओ खुद तो जाके इनको बताएगा नहीं, है ना। वो क्या करेगा, वो अपने जो हेड एम्प्लॉयज हैं उनको बताएगा। ठीक है, फिर वो हेड एम्प्लॉयज अपने जो नीचे के एम्प्लॉयज हैं उनको बताएंगे, है ना, या जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं उनको बताएंगे, और ये सीनियर एम्प्लॉयज जाके उनको जो उनसे जो जूनियर एम्प्लॉयज हैं उनको बताएंगे, या जो भी पर्टिकुलर जो उनका सीक्वेंस होगा, जो रूल्स उन्होंने बना रखे होंगे उस रूल के तहत चीजें चलेगी। तो इस रूल में जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यूं नीचे की तरफ, ये सीईओ नीचे वालों तक अपनी बात पहुंचा रहा है किस किस तरीके से, तो ये निशान बन गया ऐसा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल। तभी देखिए वर्टिकल में दो चीजें हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड का मतलब जब नीचे से बात ऊपर की तरफ जाए, और डाउनवर्ड का मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ आए। ठीक है, जब कंपनी का सीईओ जब अपने एम्प्लॉयज तक बात पहुंचा रहा है यानी कि नीचे, है ना, तो निशान ऐसा बन रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे अपवर्ड, जो कि वर्टिकल में आएगा। और जब नीचे ये जो एम्प्लॉयज है इनको भी कुछ काम हो सकता है सीईओ से, है ना, या हेड से, या जरूरी नहीं है कि इनको हेड से ही काम हो, इनको अगर अपने सीनियर एम्प्लॉयज से काम है या अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाले जो इंसान है उससे जो काम है, तो किसी से भी हो, जब बात नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तब ये हो गया अपवर्ड। और जब बात ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, चाहे ये एम्प्लॉयज इसको बता रहे हो या फिर ये एम्प्लॉयज इन्हें बता रहे हो, है ना, जब बात ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड। और जब नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उनको अपवर्ड कहेंगे, और ये दोनों ही किस में आएंगे, वर्टिकल में। ठीक है, ये दोनों
वर्टिकल में आ जाएंगे। और हॉरिजॉन्टल हम किसको कहेंगे, या लेटरल, इसको लेटरल भी कह देते हैं। इसके दो नाम है, हमें दोनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। जब निशान ऐसा बन रहा हो, ऐसा कैसे बनेगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जब जो कंपनी का हेड है, सॉरी जो हेड नहीं, जो सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, या फिर जैसे एक कंपनी का जो हेड है वो दूसरी कंपनी के हेड से बात करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जब निशान ऐसा बन रहा हो, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे इसको लेटरल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप याद रख सकते हो उसको कि लेटा हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल मतलब जब निशान इस तरीके से बन रहा हो, इस तरीके से मतलब जब दो एम्प्लॉयज सेम डेजिग्नेशन पे ना हो। हॉरिजॉन्टल में क्या था, एम्प्लॉयज दोनों सेम डेजिग्नेशन पे थे, सेम पोस्ट वाले थे, है ना। जब सीईओ से बात करे तो वो दोनों ही सेम डेजिग्नेशन पे हैं, है ना। जब ये हेड एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात करे, जब ये लोअर एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात करे, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। और जब ये एम्प्लॉयज इससे जाके बात करे, या फिर ये इससे बात करे, है ना, ये आपस में एक दूसरे से बात करे ना, तो उसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है ऐसे तिरछा, ठीक है, ऐसे तिरछा, तिरछा निशान, ठीक है। तो जब जो एम्प्लॉयज हैं वो सेम डेजिग्नेशन के ना हो और आपस में जब कम्युनिकेट करे, तो उसको बोलेंगे हम डायगोनल। ठीक है, इसको क्रॉस वाइज भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रॉस का निशान बन रहा है ना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, कि इस कम्युनिकेशन में कितने लोगों का इन्वॉल्वेंस है, ठीक है, कि कितने लोग मिलके बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो इसमें है इंटर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये जो ए है ना, ए का मतलब आप याद रख सकते हैं अलोन, मतलब अकेला। जब कोई इंसान अकेला अपने आप से बात करे, तो उसको बोल देते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब हम अपने आप से बात करते हैं ना खुद को, जैसे मिरर में देख के बात करना, या फिर अपने आप से बात करना, कुछ सजेशन देना या कुछ भी, जैसे, है ना, तो उसको बोलेंगे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब हम किसी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे बात करेंगे ना, जैसे कि किसी पहाड़ों से बात करना, नदी से, पेड़ पौधों से या दीवारों से बात करना, है ना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से हम बात करने लगते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल, ठीक है। ये टर्म्स है, आपको इन बस टर्म्स का मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट से बात की जाती है। इंटरपर्सनल मतलब जब खुद से बात की जाती है, सॉरी इंट्रापर्सनल मतलब जब खुद से बात की जाती है, और इंटरपर्सनल मतलब जब दो लोग, एक से ज्यादा लोग होते हैं वहां पे, है ना। जब दो लोगों का इन्वॉल्वेंस होता है तब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। डियाडिक कम्युनिकेशन, इसमें भी दो लोग होते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ दो लोग, ठीक है, दो लोगों की आपस में बातचीत हो रही है फेस टू फेस लगभग, ठीक है। इंटरपर्सनल में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इंटरपर्सनल और डियाडिक कम्युनिकेशन में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब एक ग्रुप कम्युनिकेशन, जब बात दो तीन चार से ज्यादा की हो ना, मतलब दो से ज्यादा, मेनली पांच छह जने, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कम से कम दो से ज्यादा तो हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ग्रुप कम्युनिकेशन। जब दो नहीं है, तीन से ज्यादा लोग मिलकर बात करेंगे, उसको बोलेंगे हम ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, या फिर बेसिकली जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, उसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए इनमें आपको ऐसा लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तो सेम ही है, इंट्रापर्सनल में भी हम अकेले ही बात कर रहे थे, ट्रांसपर्सनल में भी हम अकेले ही बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है। देखिए इंट्रापर्सनल में हम जब खुद से बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और ट्रांसपर्सनल में हम खुद से बात नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन का जो एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, उसमें कोई बातचीत नहीं होती है, वो एक अलग प्रोसेस है ना। तो इसमें मेडिटेशन या जो स्पिरिचुअल चीजें होती है ना, वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अगला है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन
मतलब जब बहुत बड़ी जनसंख्या को हम जब कुछ बताना चाहते हैं ना, जब बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को हम कुछ बता रहे होते हैं, तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना, यानी जनसंचार। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन भी लगभग ऐसा ही है कि इसमें भी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वेंस होता है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में सोर्स एक होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन में भी सोर्स एक होता है, लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है ना, ये एक बड़ी टर्म है और पब्लिक कम्युनिकेशन एक छोटी टर्म है। ठीक है, छोटी मतलब मास कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग होते हैं। ठीक है, और पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जैसे कोई भाषण दिया जा रहा है या कोई रैली निकाली जा रही है ना, या कोई लेक्चर दिया जा रहा है। जैसे एक टीचर है, टीचर तो नहीं पर जैसे एक नेता है, वो नेताजी भाषण दे रहे हैं कहीं पे किसी ऑडियंस में, वहां पे ऑडियंस कितनी भी हो सकती है, 50 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, 500, 2000, इतने लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन मास कम्युनिकेशन किसको कहेंगे हम? मास कम्युनिकेशन में पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं। जैसे कि यूट्यूब पे जो जो कंटेंट है, अब उसका कोई आइडिया नहीं है कि उसको कितने लोग देखेंगे, है ना। जब ऑडियंस बिल्कुल ही अनोनिमस हो, है ना, कि उसको हो सकता है 50 लोग देखें, हो सकता है 5 लाख लोग देख लें, है ना, या कोई आइडिया नहीं है ना कि कितने लाखों की संख्या में लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है ना, दैट इज मास कम्युनिकेशन। जब ऑडियंस बहुत बड़ी हो और अनोनिमस भी हो। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे अनोनिमस ही होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि मास कम्युनिकेशन एक बड़ी टर्म है और पब्लिक कम्युनिकेशन एक छोटी टर्म है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के अंदर ही पब्लिक कम्युनिकेशन आ जाता है बेसिकली। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत होती है ना क्लास में, उसको क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी आगे देखेंगे। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फॉर्मल और इनफॉर्मल दो चीजें आ जाती हैं। इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें औपचारिकता का बहुत ज्यादा योगदान होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, कोई ऑफिशियल मीटिंग हो गई है ना, ये सारी चीजें। और इनफॉर्मल में बहुत अनऑफिशियल जो बातचीत होती है हमारी, जो सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, जो सोशल मीडिया में भी हम बात करते हैं ऐसे ही, है ना, तो वो सारी अनऑफिशियल्स में आ गई। ठीक है, इसमें देखिए लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन कैसी बन रही है, इस तरीके से बन रही है, इस तरीके से बन रही है, ऐसे बन रही है, या फिर ऐसे बन रही है। ठीक है, तो आगे की जो डिवाइडेशन है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल, और क्रॉस वाइज यानी कि डायगोनल। तो नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन, कि किस तरीके का डायरेक्शन बन रहा है ना। तो ये हमने अभी देखा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, इसको लेटरल भी बोलते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा जो नाम है ना कि इसको ये भी बोलते हैं, ये स्पेशली याद रखना है। ठीक है, डायगोनल यानी क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व, कितने लोगों का इन्वॉल्वेंस है ना। इसमें है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये तो हमने देख ही लिए सारे, है ना। एक्स्ट्रा पर्सनल कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। ठीक है, इसमें दो लोग या दो से ज्यादा लोगों का जब बातचीत होती है तो उसको इंटरपर्सनल कह देते हैं। ट्रांसपर्सनल में स्पिरिचुअल और जो अपने आप जो मेडिटेशन होती है ना। एक्स्ट्रा पर्सनल में क्या आएगा, कम्युनिकेशन विद नेचर, नेचर मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है, हम ऐसे ही किसी जैसे पेड़ से बात कर रहे होते हैं लोग, कोई लोग दीवारों से बात करते हैं, है ना। तो जब किसी नॉन टेंजिबल जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे जब बात होती है तो एक्स्ट्रा पर्सनल बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जब एक ग्रुप में कुछ लोग आपस में मिलके जब बात करते हैं उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैडिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें बिटवीन टू पीपल, जब दो लोगों के बीच में जब बात होती है। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन एड्रेसिंग ए लार्ज ऑडियंस, और मास कम्युनिकेशन में भी लार्ज ऑडियंस ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस मैंने क्या बताया कि ये पब्लिक कम्युनिकेशन इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, उसमें ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसमें अनोनिमस भी होती है लगभग ऑडियंस। ठीक है, और मेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन का अच्छा मेटा कम्युनिकेशन रह गया था ना हमारा, तो इसको हम आगे देखेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन को भी हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब जो एजुकेशनल, जो पढ़ाई रिलेटेड लर्निंग और टीचिंग का जो एनवायरनमेंट होता है ना। मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? मेटा कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन।
ठीक है, मतलब ये हमें ना ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब मेटा का मतलब होता है बेसिकली बहुत सारा कुछ, मतलब बहुत कुछ है ना। तो जब कम्युनिकेशन में जब कम्युनिकेशन को ही समझने की बात आती है ना, तो उसे मेटा कम्युनिकेशन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम स्पीकिंग और प्रेजेंटिंग टू ए लाइव ऑडियंस। ठीक है, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में डिफरेंस है कि ये लाइव होता है, मतलब इसके एग्जांपल देखिए, स्पीच, लेक्चर और जो पब्लिक मीटिंग होती है, मतलब जो वही मैंने बताया ना, जो नेता भाषण देते हैं, है ना, जब लाइव आमने सामने बैठ के। लेकिन अंतर क्या है कि जो सेंडर है या जो सोर्स है वो एक होगा और आगे उसकी ऑडियंस बहुत सारी होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग जब उसको सुन रहे हो। तो ये मोस्टली कहाँ होता है, जब पब्लिक रैलियां होती हैं। तो ये उसका अच्छा एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं कि पब्लिक कम्युनिकेशन क्या हुआ कि जब एकदम फेस टू फेस, एक तरीके से फेस टू फेस तो नहीं, पर जब लाइव ऑडियंस को जब उनसे बात की जाती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन इट ऑकर्स व्हेन द मैसेज इज सेंड टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें भी जो रिसीवर है वो लार्ज, बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन इसके एग्जांपल क्या है, न्यूज़पेपर, जहाँ पे पता नहीं है कि बिल्कुल ही कि कौन पढ़ रहा है उसको। ठीक है, रेडियो कौन सुन रहा है बिल्कुल नहीं पता, टेलीविजन कौन देख रहा है बिल्कुल नहीं पता, है ना। और कितने लोगों के पास ये चीजें जा रही है। अब टीवी में कोई सीरियल है तो वो कितने लोग देख रहे हैं, कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में जब जो चीजें होती है ना, जो कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में फैलता है, तब उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। ईच पर्सन बिकम फेसलेस इंडिविजुअल, मतलब जो ऑडियंस अनोनिमस होती है, मैंने बताया। और हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, नो अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड और फीडबैक। ठीक है, रिस्पॉन्ड करने की या फीडबैक देने की अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं होती है मास कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मास मीडिया। मतलब जो मास कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, मीडिया का इन्वॉल्वेंस होता है इसमें मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स हैं इसके। ठीक है, एक तो प्रिंट मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स भी आ जाएंगी इसमें, है ना। ठीक है, और क्या क्या है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें जो टेलीविजन है, फिल्म्स है, ये सारे जो ब्रॉडकास्ट होते हैं ना, रेडियो पे भी होते हैं ब्रॉडकास्ट, तो ये आ जाएंगे। मतलब बेसिकली मीडिया किस किस तरीके से कम्युनिकेशन को फैलाता है। मीडिया माध्यम है ना, मास कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, मीडिया है। मीडिया किस किस तरीकों से वो माध्यम को, वो कम्युनिकेशन को फैलाता है। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ गए। ब्रॉडकास्ट मीडिया में टेलीविजन, या जो टेलीविजन पे जो फिल्म दिखती हैं, है ना, या जो न्यूज चैनल्स आते हैं। ठीक है, और रेडियो के द्वारा भी हम जान सकते हैं। ठीक है, और डिजिटल मीडिया, इसको न्यू मीडिया भी बोलते थे। ठीक है, न्यू मीडिया भी बोलते थे। ठीक है, इसमें जैसे सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, या कोई ब्लॉगिंग, जो अभी जो नई चीजें चली है ना डिजिटल माध्यम से, जिनको हम देखते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। जैसे सोशल मीडिया मेनली, और जो वेबसाइट है या कोई ब्लॉगिंग है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछी गई है। जैसे मैंने बताया ना कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उनको लेकर कंसिडर, उनको करके ही हम हमारा सिलेबस कवर करेंगे। तो जो चीज पहले पूछी जा चुकी है, हो सकता है वो दोबारा भी पूछी जाए। तो इसमें दो चीजें देखिए आई थी प्रीवियस एग्जाम्स में, एक तो है हॉट मीडिया, एक है कोल्ड मीडिया। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हॉट मीडिया क्या होता है, हॉट मीडिया का मतलब है कि जहां पे ऑडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो लो होता है। लो मतलब वहां पे लोग कम इन्वॉल्व होते हैं। क्यों कम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये हाई डेफिनेशन होता है। हाई डेफिनेशन मतलब इसमें जो भाषा है वो बहुत ऐसे मुश्किल भाषा, बहुत क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कि प्रिंट मीडिया, जो न्यूज़पेपर है ना, या जो मैगजीन्स हैं, तो उसकी मैगजीन्स में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स छपते हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते हैं, है ना। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये प्रिंट मीडिया ही होगा। लेकिन बेसिकली इसमें हाई डेफिनेशन जो बात करी गई होती है। ठीक है, मतलब वो बहुत मुश्किल, जो आसानी से समझ ना आए, है ना। तो इसमें ऑडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो भी लो रहता है। और कोल्ड मीडिया इसका उल्टा है। कोल्ड मीडिया में, मैं इधर हो जाती हूँ। ठीक है, कोल्ड मीडिया में क्या है, हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ठीक है, और लो डेफिनेशन की जो बात की जाती है ना, कि इसमें बहुत ही ऐसे सरल भाषा का इस्तेमाल करके, जैसे आपने देखा होगा कि कोई आर्टिकल आया है, या कोई गवर्नमेंट ने अगर कोई बात अपने कही है, किसी कुछ अनाउंस किया है, तो उसको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे
इंटरप्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी लैंग्वेज में, आसान भाषा में, तो उस पे बहुत सारे व्यूज आते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उस पे बहुत व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि या तो वो इंग्लिश में रहा होगा और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, है ना। तो जहाँ जहाँ पे बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल होता है ना, और वहां पे ऑडियंस का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होता है, तो उसे कोल्ड मीडिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है टेलीविजन या जो टेलीफोन्स हैं, उस पे नॉर्मल बातचीत होती है, नॉर्मल लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब जब दो अलग अलग कल्चर के लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कह देते हैं। जैसे कि जब एक पंजाबी जब एक पंजाबी इंसान जब गुजराती इंसान से बात करता है, ठीक है, तो उसको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कह देंगे। जब नॉर्थ इंडिया का बंदा जब साउथ इंडिया वाले लोगों से बात करता है तो भी उसको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कह देंगे, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज ही नहीं, वहां पे कल्चर का भी, क्योंकि देखिए हर कल्चर में हर शब्द का अलग मतलब हो जाता है, हर शब्द का तो नहीं, पर उन कई शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं कल्चर के अकॉर्डिंग, है ना। तो जब हमें दूसरे कल्चर के लोगों से बातचीत करनी होती है तो हमें, चाहे हमारी लैंग्वेज सेम हो, ठीक है, लैंग्वेज का इश्यू नहीं है यहाँ पे कल्चर की बात है, कि अगर हम किसी दूसरे कल्चर से के इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझना और सम्मान करना। हमारे लिए सम्मान, जो रेस्पेक्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि सामने वाले के कल्चर का रेस्पेक्ट करें, उसकी बात को अच्छे से समझे, और जो चीज समझ नहीं आ रही है हम उसको बोलें कि आप मुझे बताइए डिटेल में कि क्या मतलब है इसका, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, एक सेकंड में नीचे आ जाती हूँ। ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। किसके बीच, टीचर के और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है ड्यूरिंग लेसन, जब जब पढ़ाया जाता है, जब क्लास लेक्चर जब हो रहा होता है तब, है ना। इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेशन के माध्यम क्या क्या हैं, किन किन तरीकों से करते हैं हम, है ना। एक तो ऑडियो है, यानी बोल के, विजुअल, यानी कि जो जैसे ओरल रिटर्न था ना, तो ओरल कम्युनिकेशन है वो, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑडियो की जरूरत पड़ेगी, है ना। और विजुअल मतलब जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, हमने रिटर्न में किसी को कुछ बात कह दी तो सामने वाला उसको रिसीव कैसे करेगा, उसको देख के, पढ़ के, है ना। तो ऑडियो विजुअल, और ऑडियो विजुअल दोनों भी होते हैं। ऑडियो में क्या आएगा, जैसे रेडियो, है ना, या अगर ये तो मास कम्युनिकेशन की बात हो गई, बाकी अगर हम जैसे दो लोगों की अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें ऑडियो में क्या आएगा, फोन कॉल्स, ठीक है, और विजुअल में क्या आएंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, और ऑडियो विजुअल में क्या आ जाएगा, वीडियो कॉलिंग या फेस टू फेस जो बातचीत है। और अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑडियो विजुअल में क्या आ जाएगा, जो वीडियो लेक्चर्स हैं या जो आपके जो न्यूज चैनल्स हैं, है ना, ये दोनों, मतलब इसमें हम देख के भी समझ रहे हैं, मतलब सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं साथ साथ, है ना। तो ये दोनों ही चीजें आ जाएंगी इसमें। तो नेक्स्ट हमारा है, इसमें देखिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आर द चैनल्स और टूल्स यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन को शेयर करने में काम आ जाता है, क्या क्या टूल्स, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे हम और किस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। एक तो फेस टू फेस हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, जब दो लोग आमने सामने बातें कर रहे हैं, या ग्रुप कम्युनिकेशन भी अगर हो रहा है तो वो आमने सामने वाला जब हो रहा है, ठीक है। अगर आमने सामने नहीं है तो आईसीटी के थ्रू जब, जैसे वीडियो कॉल कर लेते हैं हम किसी को, है ना, फोन कॉल कर लेते हैं, ये ऑडियो में आ जाएगा कि फोन कॉल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर रहे हैं, है ना। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का, जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, है ना। ठीक है, और अतुल्यकालिक मतलब इसका मतलब है कि ऑडियंस आपकी लाइव है या नहीं है, ठीक है, मतलब लाइव का मतलब एक ही टाइम में रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे फेस टू फेस जो टॉकिंग है, इसमें तो ये हाथों हाथ रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, हमें फीडबैक हाथों हाथ मिल रहा है, ठीक है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की जो कंडीशन है वो क्या है, कि आपको रिस्पॉन्स हाथों हाथ मिल रहा है, मतलब फीडबैक ऑन द स्पॉट मिल रहा है या बाद में मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंक्रोनस हो जाएगा। वीडियो कॉल क्या होगा, वीडियो कॉल भी सिंक्रोनस होगा। जब हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो सामने वाला अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो वापस हाथों हाथ जवाब देता
है ना। और फोन कॉल में भी ऐसा ही होता है, तो ये भी सिंक्रोनस हो जाएगा। लेकिन जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं ना, वो असिंक्रोनस होती है, क्योंकि हमने किसी को मैसेज किया तो हो सकता है सामने वाला थोड़ी देर बाद रिप्लाई करे उसका। तो टेक्स्ट मैसेजेस असिंक्रोनस हो जाते हैं क्योंकि ये लाइव नहीं होते, है ना। रिस्पॉन्ड कई देर बाद आ रहा है, या किसी किसी केसेस में तो कई कई दिनों बाद आ रहा है। लेकिन चैट जो है ना, चैट अलग बात है। चैट का मीनिंग होता है जब रिस्पॉन्स हाथों हाथ मिले, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेज और चैट में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। चैट सिंक्रोनस होती है क्योंकि चैट का रिस्पॉन्स हाथों हाथ मिलता है, लाइव होती है चैट, ठीक है। ईमेल क्या हो जाएगा बताइए। ईमेल में रिस्पॉन्स जब हम ईमेल करते हैं किसी को, तो जरूरी नहीं है ईमेल तो बल्कि और भी स्लो है। टेक्स्ट मैसेज तो फिर भी इंसान जल्दी देख लेता है, ईमेल तो और भी ज्यादा स्लो है, ठीक है। तो ईमेल भी असिंक्रोनस हो जाएगा। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया डिपेंड करता है कि वो लाइव है या वो किस तरीके से है ना। जैसे सोशल मीडिया पे लाइव भी होते हैं ना लोग, यूट्यूब पे जब लाइव पढ़ाते हैं और जब लाइव उसका जो रिस्पॉन्स मिलता है और टीचर उसके जवाब भी लाइव मतलब हाथों हाथ दे पाता है, तो वो सिंक्रोनस हो जाएगा। और अगर रिकॉर्डिंग्स है, जैसे आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए असिंक्रोनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। यानी प्रभावी संचार किसे कहते हैं। मेन बात तो सारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की है। हम क्यों पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन वाली यूनिट को, ताकि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, है ना। कम्युनिकेशन में अच्छे से सामने वाले को अपनी बात को समझा पाना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली, ठीक है, सो दैट इट इज अंडरस्टूड करेक्टली एंड अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। प्रभावी संचार क्या होगा, उसे सही ढंग से समझाया जा सके और वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाला उसे बिल्कुल सही तरीके से समझे, और जो हम रिस्पॉन्स उससे चाहते हैं कि उसे समझाना चाहते हैं तो उसे समझ आ जाए। एज अ टीचर जो हम समझाना चाहते हैं वो सामने वाले को, स्टूडेंट को समझ आ जाए, यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's और 4 S हम पढ़ते हैं कि 7 तरीके के, ये जो C लिखे हुए हैं ना, C शब्द, C वर्ड से शुरू होने वाले जो 7 चीजें हैं, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हो जाती है। और 4 चीजें ऐसी हैं जो S से शुरू होती हैं, तो इनको हम 4 S बोल देते हैं और 7 C's बोलते हैं, तो ठीक है। तो ये ना हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है क्लियर, ठीक है, कि हमारा जो मैसेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत क्लियरिटी के साथ कहना चाहिए। मतलब हमें ना कम्युनिकेशन में कोई सरकाजम नहीं करना चाहिए, जैसे व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, कि जिसका जो हम बोल कुछ और रहे हैं उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। कुछ लोगों को ये व्यंग्यात्मक भाषा आपकी समझ आ रही है, कुछ को नहीं समझ आ रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही माना जाता है जिसमें हमारी बात एकदम क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंसाइज, ठीक है। तो हमारा मैसेज बहुत कंसाइज होना चाहिए, मतलब ऐसे बातों को ऐसे अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे कम्युनिकेशन की इफेक्टिविटी कम हो जाती है। जब हम बहुत लंबी बात करते हैं ना, तो सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो बोर होने लगता है। हम देखते भी हैं कि जैसे हम किसी बात पे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो आजकल इन्फॉर्मेशन का इतना ऐसे भंडार सा है ना। तो हम जब यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जो सबसे छोटा वाला है, जिसमें सबसे कंसाइज वे में बात कही गई है, तो लोगों को शॉर्ट बातें, शॉर्ट इन द सेंस कि जो बात का जो सारांश है, आप सिर्फ वही बोलिए, जितना जरूरी है उतना ही बोलिए, ऐसे अननेसेसरी अपनी बातों को मत बढ़ाइए, है ना। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट, ठीक है। मतलब बातों में ना फैक्ट्स होने चाहिए, है ना। कोई भी बात ऐसे ही हवा में बातें नहीं करनी चाहिए ना, कुछ फैक्ट होना चाहिए उसका, है ना। तो कंक्रीट का मतलब है कि बात में कोई ऐसे ही नहीं बोलना है कि कल ऐसा शायद हुआ होगा, इस तरीके की बातें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं होती है ना। तो और नेक्स्ट है हमारा करेक्ट, ठीक है, कि हमारी बात करेक्ट होनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं उसका सही होना भी तो इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के आपकी बात ना एरर फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, आपकी बात करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। कोहेरेंट, ठीक है। तो कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी बातों में ना आपस में इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, आपकी बातें आपस में उनका कोई रिलेटिविटी बैठनी चाहिए, है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कभी एक लाइन किसी और कुछ भी बोल रहे हो, दूसरी लाइन कुछ और बोल रहे हो, तो उसकी आपस में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आपस में उनका कोई रिलेशन बैठना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं भी आपको पढ़ाती हूँ तो उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि पहले मैं आपको ये वाली यूनिट पढ़ाऊंगी, या फिर इसमें
मैं आपको पहले बेसिक्स कराऊंगी, फिर धीरे धीरे हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं ना कि क्या कौन सी चीज के बाद क्या चीज आनी चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेशन में भी हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बात के बाद कौन सी बात आनी चाहिए, है ना। उनका आपस में कोई लिंक होना चाहिए, बातें थोड़ी इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। अगला है कि हमारी बातें कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। आधी अधूरी बात नहीं करनी है हमें। जो हमारा जो मैसेज है वो पूरा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट तो होना चाहिए लेकिन कंप्लीट भी होना चाहिए, ठीक है। आधी अधूरी बातें, कोई आधा ज्ञान कहते हैं ना कि पूरे ज्ञान से ज्यादा नुकसानदायक, अधूरा ज्ञान ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो आधी अधूरी बात हमें नहीं करनी, हमें कंप्लीट बात करनी है, शॉर्ट में करनी है, क्लियर करनी है, सही बात करनी है, और उसका आपस में कोई रिलेशन भी होना चाहिए और उसमें फैक्ट्स भी होने चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा कर्टियस, ठीक है, यानी कि हमारी बातों में कर्टसी होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी विनम्रता या शिष्टाचार होना चाहिए ना। हम चीजों को पोलाइटली बोलते हैं तो वो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 7 C's, ठीक है। इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबरिंग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये 7 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा है जो 4S है कम्युनिकेशन के, ठीक है। ये 7 C's है और ये 4S है, ठीक है। तो 4S में है शॉर्ट, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी, ठीक है। तो हमारा मैसेज ये लगभग वैसे ही है, बट ये क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए शॉर्ट का मतलब वही कि आपकी बातें थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कंसाइज का मतलब था ना, वैसे शॉर्ट, आपकी बातें थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत लंबी बात हमें नहीं करनी है, ठीक है। सिंप्लिसिटी का मतलब हमारी बातों में ऐसे बहुत मुश्किल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है ना। बहुत क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, सरल से सरल भाषा में। और देखिए कम्युनिकेशन का नियम भी होता है कि आप जितनी सरल भाषा में बात करोगे ना, आपका कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख ली तो वो उनको लगता है कि इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से हम बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर असल में आपका कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ है। आप उस लैंग्वेज में बात कीजिए जिस लैंग्वेज में सामने वाला सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ना। अगर सामने वाला की हिंदी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप भी उससे हिंदी में बात कीजिए, अगर आपकी भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो। कुल मिला के यहाँ पे सिंपल रखना है, हमें चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ना कम्युनिकेशन में, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब आपकी बात में कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कोई मतलब बात का कोई मीनिंग होना चाहिए बेसिकली, है ना। वही कि ऐसे ही कुछ रैंडमली ऐसे बेतुकी बातें नहीं करनी है ना, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। और सिंसियरिटी वही कर्टसी वाली बात कि आपकी बातों में सिंसियरिटी होनी चाहिए, थोड़ी पोलाइटनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गए हमारे 4S। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कि उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, फीडबैक का बहुत ज्यादा रोल है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंस है, फीडबैक तो होना ही चाहिए। फीडबैक के बिना तो कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता, है ना। और एक्टिवली लिसनिंग, जैसे मैंने पीछे बताया ना कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो सामने वाला एक्टिवली आपको सुन रहा है या नहीं है, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कम्युनिकेशन है उसमें बेसिकली हमारा जो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना, वो बनता है, मतलब रिलेशनशिप बनता है। हम किसी से बात करते हैं तो हमारा उसके साथ एक रिलेशन बनता है ना। और टाइमलाइननेस, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी बात ना एक टाइम के बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती है, ठीक है। जब टाइम बीत गया तो उसके बाद आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसका क्या मतलब रह गया फिर, है ना। तो टाइम का भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंस है कि बातों को सही टाइम पे बताया जाना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि 8 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, तो 8 बजे कौन सा 8 बजे, है ना। एक तो जैसे ये तो बात हो गई करेक्टनेस की कि 8 AM या PM, ठीक है। अगर मैं आपको AM बता रही हूँ और मैं खुद ही आपको 2 बजे ही मैसेज दे रही हूँ कि आज 8 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, तो ये टाइम तो चला गया। अब इस बात का क्या मतलब, है ना। तो टाइम की तो इम्पोर्टेंस होती है, ट्रस्ट का भी बहुत उसकी जरूरत रहती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कि जैसे मैंने बताया ना कि एक्टिव लिसनिंग, तो एक्टिवली कोई इंसान आपको तभी सुनेगा जब उसको आप पे भरोसा है, ट्रस्ट है ना। तो ट्रस्ट की भी इंपॉर्टेंस है। कल्चरल अवेयरनेस, जैसे मैंने इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में बताया कि हमें जब दूसरे कल्चर के लोगों से जब हम बात करते हैं तो हमें उनके कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, है ना। अगर हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर हम उन बातों को मिस इंटरप्रेट करेंगे और फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो कल्चरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही कि किस बात को किस तरीके से कहा जा रहा है ना। जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है ना, जब हमारे कहने का तरीका बदलता है तो बातों के सारे मतलब भी बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे,
हम जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने देखा, हमने इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं देखेंगे, जैसे कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और इसके आगे के भी जो टॉपिक्स हैं, कम्युनिकेशन यूनिट बहुत बड़ी नहीं है, ये आपके जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है।